नमस्कार, मैं प्रोफेसर शोमा बंदोपाध्याय तारांजलि फाउंडेशन के आमंत्रण पर आज शाम आप सबसे मिलने आई हूँ अपनी कविताओं की झोली लेकर। तारांजलि फाउंडेशन की अध्यक्षा सुश्री शैलजा सिंह मैडम, फाउंडेशन की संरक्षक डॉक्टर तारा सिंह अंशुल जी, फाउंडेशन की सचिव सुश्री सुनीता सिंह चौहान जी, सलाहकार यशपाल सिंह चौहान जी, राजवीर सिंह, रवि पांडे जी, अर्जुन शुक्ल जी के साथ समस्त श्रोता और दर्शकों बंधुओं को तथा फाउंडर से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार, अभिवादन और धन्यवाद। सबसे पहले कुछ बातें कविता के बारे में, तारांजलि फाउंडेशन के अध्यक्षा के बारे में और मेरी अनुभूतियों के बारे में। तो पहले तो तारांजलि फाउंडेशन, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर उपस्थित हो पाई हूँ, विशेष रूप से अध्यक्षा मैडम शैलजा सिंह एवं संस्था के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक आभार कि आपने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया आज आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए। कविता कविता क्या है? कविता वह अनुभूति है जो हमें पाताल में गिरने से बचाती है, गहरे खाइयों में डूब जाने से हमें संभालती है, हमारे दुस्समय में हमारे पास साथिन बनकर खड़ी होती है। वो हमारे लिए, यानी कि जो कविताएं लिखते हैं उन समस्त कवि कवयित्रियों के लिए वो एक जीवनदायिनी औषधि का काम करती है, जो कि हमारे पीड़ित मन, पीड़ित मस्तिष्क को एक औषध प्रदान करती है, हमें स्वस्थ बनाती है। और उसी कविता को एक अद्भुत प्लेटफॉर्म दिया है तारांजलि फाउंडेशन के अध्यक्षा सुश्री शैलजा सिंह मैडम ने। पूरे भारतवर्ष को उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा है। एक बार जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि कविता मुझे इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि वो जोड़ती है, वो कभी तोड़ने का काम नहीं करती, वो हम सबको जोड़ती है। और सही में देखिए, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग प्रांतों के कवि कवयित्रियों, श्रोता दर्शकों को उन्होंने इस एक मंच पर एकत्रित किया है कविता के माध्यम से ही। लेकिन जिस तरह कविता हमारी साथिन है, कहानी भी हमारी साथिन है। मैं उनसे ये प्रार्थना भी करूंगी कि जिस तरह कविता को लेकर उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और कई नए प्रतिभाओं को मैं जैसा कि जानती हूँ उन्होंने अवसर दिया है, इसी तरह अगर कहानीकारों को भी वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाएंगी तो वो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। और उनके इस प्रयास को, जहाँ पर वो गैर कवि और कवित्रियों को जोड़ने का एक कोशिश कर रही है, और उनका ये फाउंडेशन इसीलिए बहुत बहुत मशहूर हो गया है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत सराहनीय काम वो कर रही है। एक प्रखर व्यक्तित्व, सुमधुर कंठ, विदुषी, प्रतिभाशाली महिला, जो सुंदर भी बहुत मुझे लगती हैं, विशेषकर उनकी आंखों के लिए। तो मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सबको जो है जोड़ने की कोशिश की। एक सेतु बंधन का काम उनका ये फाउंडेशन कर रहा है। वो मुझसे बातों बातों में कह रही थी कि मैडम, आप जब अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगी तो आपकी आवाज़ में कहीं पर भी जो है बंगलापन नहीं आ रहा है, जबकि आप बंगाली हैं। तो थोड़ी बहुत बांग्ला भाषा में इस तरह की जो है टोन लाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, आप सचमुच में बंगाल में। तो मैं सच में, मुझे हंसी आ गई क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर पली बड़ी हूँ और उसके बाद मैं अभी तो कोलकाता में ही रहती हूँ, यही मेरा कर्मस्थल भी है और कई एक भाषाओं में मैं कविता कहानियाँ लिखती हूँ। लेकिन अब मेरे टोन में जो है बांग्ला के शब्द कैसे है मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं अपनी आपको ये बताने लगी कि मेरी भाषा बहुत मधुर है और उसका एक
जो है आपको एक उदाहरण देने के लिए मैं जो सबसे पहली कविता पाठ करूंगी वो मैं बांग्ला में भी सुनाऊंगी और उसके बाद फिर हिंदी में। आशा करती हूँ कि अब मेरी आवाज़ आप तक जा रही है और कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया एक कमेंट दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो पहली कविता जो बांग्ला में है वो इस तरह है। उसके जो शीर्षक है वो ये है, कल्पना एवं यथार्थ। চাওয়ার নেই কোনো সীমা পরিসীমা, পাওয়ার অংশ পরিমিত, দিগন্ত ছাপিয়ে ছোটে অলিক কল্পনা, বাস্তবের সীমানা অঙ্কিত। इसकी हिंदी है, कल्पना और यथार्थ। चाह की नहीं है कोई सीमा परिसीमा, पर पानी का अंश है सीमित, क्षितिज को पार कर दौड़ती असीम कल्पना, और यथार्थ की सीमा है अंकित। दूसरी कविता है, अच्छा, महिलाओं पर, क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूं इसलिए पहली कविता स्त्री पर ही मैं पढ़ूंगी। कविता का शीर्षक है अधूरी कविता। कितनी कविताएं रसोई के ताक पर रखे डिब्बों के बीच प्राण त्याग देती है, हाँफती दौड़ती उस आम औरत की जो व्यस्त है पूरियां तलने में। जब गढ़ती है शब्द जाने कितने ही दो हाथ रंग जाते हैं हल्दी के रंग से, कलम उठाने को छटपटाती उंगलियां तरकारी काटने में हो जाती है व्यस्त, या फिर कुशलता से गूंथती है आटा। मन में उठते बुलबुलों की तरह सुंदर कोमल शब्द मसालों के पेस्ट के साथ घिस जाते हैं। दाल सब्जी बनाती अस्थिर चित औरत हैरान परेशान पर सृजन की अकुलाहट से चटपटाती सोचती है, कैसा होगा मेरी कविता का अंत, कैसा होगा मेरी कविता का अंत। कविता में मन मन में कविता, कविता में मन मन में कविता। फिर भी फ्रिज खोल टमाटर निकालते निकालते अचानक टटोल कर देखती है, न जाने कब सारे चुने हुए एक से एक कीमती शब्द मन से फिसल कर फ्रिज में रखे दही के बर्तन में जम चुके थे। और जब देखो तब इसी तरह रात दिन दिन रात एक पूरी कविता गढ़ने की चाह में वो खुद ही एक अधूरी कविता बन जी रही थी। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रही, फिर भी मैं अपनी एक दूसरी कविता आपके सामने रख रही हूँ, मोती। मैंने कहा था कि मैं स्त्री होने के नाते स्त्री पर ही कुछ कविताएं सबसे पहले आपके सामने रखूंगी। मोती, ये मेरी दूसरी कविता है। औरत मोती की तरह होती है, औरत मोती की तरह होती है, सहवास करती है समुद्र के साथ, प्रकाश के साथ भी। जब तक जिंदगी ताले में बंद थी, जब तक जिंदगी ताले में बंद थी, दरवाजे के पीछे पृथ्वी का रंग था काला। फिर भी एक स्वज्योति से आलोकित था जीवन, जो अंधकार को बनाती थी सहनीय, आत्मा को देती थी ऊष्मा। वो दिन करीब आ रहा है, टूट रहा है ताला बंद दरवाजा,
उठ रही है सम्मिलित आवाजें, दरवाजे के उस पार शीतल अंधकार में जीने और मरने को राजी नहीं हम, और नहीं आवश्यकता हमें दया और सहानुभूति जैसे शब्दों की। बनना चाहते हैं हम भी पथिक, बनना चाहते हैं हम भी पथिक उस प्रकाश पथ के। दूसरों के जीवन में दीप जलाते जलाते थके नहीं हैं हम, दूसरों के जीवन में दीप जलाते जलाते थके नहीं हैं हम, पर हमारी आत्मा भी उज्जीवित है। हमारा आत्मविश्वास मात्र एक दिखावा नहीं। अगर चाहो हाथ बढ़ाना बंधुत्व का, तो ढूंढो उन्हें, उन गंदे लोभी हाथों को जो छीन कर इस मोती को बंद करते हैं चांदी के संदूक में और दफना देते हैं वासना की कब्र में, दफना देते हैं वासना की कब्र में। दूसरी कविता है सीढ़ी। ये सीढ़ी एक अद्भुत प्रतीक है, एक उपमा है महत्वाकांक्षी होने का। कई बार हम में से कुछ लोग अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के कारण गलत दिशा में चले जाते हैं, अंधेरे रास्तों पर चले जाते हैं। इसलिए सीढ़ी का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए ताकि वो आपको आपके सही लक्ष्य की ओर ले जाए, गलत दिशा में नहीं। तो दूसरी कविता है सीढ़ी। आंखें बंद करते ही आज भी देख पाती हूँ कई बार वह सीढ़ी। आंखें बंद करते ही आज भी देख पाती हूँ वह सीढ़ी। दौड़ कर जाती हूँ कई बार, पहुंचना चाहती हूँ शीर्ष पर, जहां हाथ बढ़ाते ही स्वर्ग है। पर नहीं बढ़ पाती मैं आगे, ठिठक कर खड़ी हो जाती हूँ उसी धुंध से भरी सर्पिल रास्ते के सामने, जिससे अंधकार का सीना चीर बना ली है राह सीढ़ी की ओर। उसी धुंध से भरे सर्पिल रास्ते के सामने ठिठक कर खड़ी हो जाती हूँ, जिसने अंधकार का सीना चीर बना ली है राह सीढ़ी की ओर। वह रास्ता जो पैदा करती है एक अनजाना सा डर, पर एक बार, सिर्फ एक बार बिना परवाह किए साहस के साथ कदम बढ़ाते ही आंखों को चौधिया देगा प्रकाश का प्लावन, होगी दुनिया मुट्ठी में। आंखों को चौधिया देगा प्रकाश का प्लावन, होगी दुनिया मुट्ठी में। विश्वविद्यालय की सहपाठिन मुकुलिका अब नामी कंपनी के उच्चासन पर है। विदेशी गाड़ी, डुप्ले बंगलो, अर्दली, बावर्ची, माली, जिसे कहते हैं विलासपूर्ण जीवन जी रही है वो। छोटे कस्बे के 2 कमरों के फ्लैट में मैं सपने में देखती हूँ वो सीढ़ी। छोटे कस्बे के मेरे 2 कमरों के फ्लैट में मैं सपने में देखती हूँ वो सीढ़ी। मेरी पहुंच से बाहर मेरे और सीढ़ी के बीच आज भी वो धुंध से भरा सर्पिल पथ है, जिस पथ पर विवेक का जाना मना है, जिस पथ पर विवेक का जाना मना है। एक और स्त्री पर ही कविता है। उसकी प्रेम, उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, पुरुष के साथ उसका शाश्वत संबंध, इस पर यह कविता है जंजीर। कविता का शीर्षक है जंजीर। जानती हूं मैं तुम्हारी बंदिनी हूं, जानती हूं मैं तुम्हारी बंदिनी हूं, शायद इसीलिए भूले नहीं कभी जंजीरों में बांधना। जब प्रेम किया
जब प्रेम किया तो जानती हूं ये प्रेम भी एक दिन बन जाएगा फंदा। तो फिर तो फिर मुझे स्वीकार करना चाहिए सख्त या फिर मुलायम जंजीर, जिसकी जोड़ वास्तव में तुम्हारी ही यंत्रणा और निराशा के प्रतीक है, जिन्हें छूकर मैं तुम्हारी ही उन्मत्तता को स्पर्श करती हूँ तुम्हारे दुख को अनजाने में, व्यथा के समुद्र किनारे नीरव खड़ी छूना चाहती हूँ नील दिगंत को। तुम जितना आविष्कार करते हो मेरा देहज सौंदर्य, तुम जितना आविष्कार करते हो मेरा देहज सौंदर्य, उतना ही अपने को मूर्ख सी पाती हूं मैं, उतना ही अपने को मूर्ख सी पाती हूं मैं। कहो, शिराओं में मुक्त शोणित की लहरें क्या अब भी हिलोरे लेती है मेरे देह में? क्या अब भी इच्छा शक्ति को अभिव्यक्ति देने में सक्षम है मेरा स्त्रीत्व? तुम्हारे जंजीर का हर एक जोड़ असल में एक एक ज्वालामुखी का खुला हुआ मुंह है, खून से भरा उबलता हुआ। यदि वास्तव में है मुझसे प्रेम तो हे प्रियतम, इससे पहले कि मैं उसे तोड़ दो, 100 टुकड़े कर दो उस जंजीर के और फेंक दो समुद्र की गहराई में, और फेंक दो समुद्र की गहराई में। अगली कविता एक सामाजिक कविता है, समाज से ही संबंध है इसका, और शीर्षक है एक इच्छा की ही तो बात है। एक इच्छा की ही तो बात है। इच्छा हो तो एक ही रात के भीतर हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है। इच्छा हो तो एक ही रात के भीतर हजारों लोगों की हत्या की जा सकती है, और फिर एक ही रात के भीतर आयोजित किया जा सकता है एक सुंदर शोक सभा का। हमारे देश में यही सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश में यही सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इच्छा हुई तो एक ही रात के भीतर दरवाजा खिड़की खोल वस्त्रहीन हो सकते हैं। इच्छा हुई तो एक ही रात के भीतर दरवाजा खिड़की खोल वस्त्रहीन हो सकते हैं, और फिर एक ही रात के भीतर बदली जा सकती है कई कई बार पोशाकें। इच्छा हुई तो भ्रष्टाचार पर हमारे देश के सच्चे महान नागरिक की तरह मौन रहा जा सकता है, और फिर कभी समाचार पत्रों के पन्नों पर शेम शेम कहकर शोर भी मचाया जा सकता है। इच्छा हुई तो भ्रष्टाचार पर हमारे देश के सच्चे महान नागरिक की तरह मौन रहा जा सकता है, और फिर कभी समाचार पत्रों के पन्नों पर शेम शेम कहकर शोर भी मचाया जा सकता है। इच्छा हुई तो भेड़ियों से घिरी लड़की को कनखियों से देखते हुए पतली गली से खिसक जाया जा सकता है। इच्छा हुई तो भेड़ियों से घिरी लड़की को कनखियों से देखते हुए पतली गली से खिसक जाया जा सकता है, और फिर दूसरे ही दिन उसके नाम पर आयोजित मोमबत्ती के जुलूस में शामिल भी हुआ जा सकता है। वास्तव में हमारे देश में आजकल यही सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब एक कविता मेरा प्रिय विषय और प्रिय प्रिय प्राकृतिक उपादान वस्तु नदी पर है। नदी, नदी, मैं तुम्हारी सखी नदी बनकर बह जाती हूँ, मैं तुम्हारी सखी नदी बनकर बह जाती हूँ, ताकि हरी घास से तन ढकता ये मधुमय पथ स्तब्ध माधवी रात में असुरक्षा की माला उतार फेंक दौड़कर मेरी उंगली पकड़ ले। मैं नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि अथाह शून्यता को घेरे में दिल जलाते शहर के हर ताप को हटाकर
पंखे फैलाकर जा बसे परिंदे गाँव के आंचल में। मैं नदी होकर बह जाती हूँ ताकि अगहन के प्रौढ़ धूप निस्संगता के अंधकार में विषाद की चादर उतार फेंक शिशिर की रंगोली बनाने लगी। दीर्घ पथ पर बह जाते जाते समय का ताप मेरी देह पर अपनी छाप छोड़ जाती है। मैं थक जाती हूँ। बूढ़ी दादी के चश्मे के कांच में सर्द सुबह भिगो लेती हूँ अपना थका हुआ शरीर। फिर यात्रा शुरू करूं कि तुम आकर मेरी दो हाथों की मुट्ठियों में भर देते हो तारों से भरा एक पूरा का पूरा आकाश। फिर यात्रा शुरू करूं ही कि तुम आकर मेरी दो हाथों की मुट्ठियों में भर देते हो तारों से भरा एक पूरा का पूरा आकाश। और मैं सोचती हूँ कि ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ, ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ। पर्यावरण की बात हो रही है तो एक कविता और आपके लिए। ये मेरी बिटिया जब थोड़ी छोटी थी, लगभग जो है क्लास 4-5 में पढ़ती थी, तो एक बार मेरे घर के सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ काटा जा रहा था और काफ़ी हरा भरा विशाल अपनी छाया से कई पथिकों को छाया देने वाले, आश्रय देने वाला वो बरगद का पेड़ कट जाने से सभी को दुख हो रहा था। तो बिटिया की जो अनुभूतियाँ थी उस पेड़ के कटने से, उसी पर मेरी ये कविता है। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण से जुड़े समस्याओं से आप सब वाकिफ हैं। लगातार पेड़ के कटने से, जंगल के जल जाने से ऐसे कई घटनाएं हमारे सामने आजकल आती रहती है, अखबारों में भी हम पढ़ते रहते हैं और हम जानते हैं कि उसका क्या असर पड़ रहा है। तो ऐसी एक कविता, पुनर्वास, शीर्षक है पुनर्वास। मेरे घर के सामने कट रहा था बरगद का एक पेड़, जिस पर रहते थे पक्षी, कीड़े मकोड़े अनेक। क्योंकि ये एक छोटी बच्ची के जो है एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, इसलिए मैंने उसी की शैली में ये कविता लिखी है। मेरे घर के सामने कट रहा था बरगद का एक पेड़, जिस पर रहते थे पक्षी, कीड़े मकोड़े अनेक। सामने खड़े थे ठेकेदार और उसके लोग, ट्रक भरकर लिए जा रहे थे टहनी, पत्तियां, शाखाएं। मैंने पूछा, अंकल क्यों काटा आपने ये बरगद का पेड़? ठेकेदार मुस्कुराए, बिटिया देख रहे हो वो दूर एक ब्रिज बन रहा है। रहते थे वहां 10 परिवार जिन्हें पुनर्वास देने हेतु बनेगी एक बिल्डिंग यहां। मैंने पूछा, पुनर्वास यानी कि उन्हें फिर से बसाना? तो फिर बताइए मुझे, 10 परिवारों को तो फिर से बसाने की खातिर हजारों पक्षी, कीड़े मकोड़ों को कर दिया आपने बेघर। 10 परिवारों को फिर से बसाने की खातिर हजारों पक्षी, कीड़े मकोड़ों को कर दिया आपने बेघर। ठेकेदार तो चुप रहे, पर कौन देगा मुझे इसका उत्तर? अब एक और कविता जो वागत में छपी थी और ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है। थोड़े से जटिल विषय इसमें आ गए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी कविता। शीर्षक है धरित्री आयुष्मती भव। धरित्री आयुष्मती भव। ऊपर असहाय आकाश की नग्न तारिकाएं फूट फूट कर रोए जा रही है। ऊपर असहाय आकाश की नग्न तारिकाएं फूट फूट कर रोए जा रही है। विभत्स चील कौवे नोच रहे हैं यौवन उनका। नीचे नदी
निस्पंद पड़ी है। नीचे नदी निस्पंद पड़ी है। बलात्कार के बाद के जहरीले दर्द से मेघ बालिका कैद है बर्फीली सुहाग शैया पर। मौसम विभाग फिर भी कह रहा है सपने देखते रहो। मौसम विभाग फिर भी कह रहा है सपने देखते रहो। धीरे धीरे सूरज को काल ने लिया है डस। निष्ठुर नियति अविचल कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन लेयर के ग्रास में दम घुटता जा रहा है। रेगिस्तान का बुलावा आ रहा है और पास। रेगिस्तान का बुलावा आ रहा है और पास। कृत्रिम घास पर सिरकटे वृक्षों की कतारें। कृत्रिम घास पर सिरकटे वृक्षों की कतार धरती को कह रही है आयुष्मती भव। बच्चों के शैशव से गायब है गिल्ली डंडा लुका छिपी दादा दादी और परिकथा। बच्चों के शैशव से गायब है गिल्ली डंडा लुका छिपी दादा दादी और परिकथा। जगह ले ली है एंड्रॉयड फोन कंप्यूटर ब्लू व्हेल मोमो ने। बच्चों से भी वजनी उनकी किताबों का बस्ता। बच्चों से भी वजनी उनकी किताबों का बस्ता झूल रहा है रीढ़ की हड्डी पर। साधारण आदमी का नहीं कोई काम यहाँ। हर बच्चे को बनना है विराट। हर बच्चे को बनना है विराट। बिल गेट्स या बेकहम। पापा मम्मी ने कहा है दौड़ो बन जाओ रेस का घोड़ा। दौड़ो बन जाओ रेस का घोड़ा। बड़ा आदमी बनोगे जरूर। प्रेम के नभ में कवि का आलंबन चांद। प्रेम के नभ में कवि का आलंबन चांद। अब स्वार्थ की कालिमा से कलुषित प्रेम ने खोई है अपनी महिमा। कच्चे मांस की गंध तैरती हुई हवाओं में। कच्चे मांस की गंध तैरती है हवाओं में। छलनामयी आंखों की दृष्टि लोभी। पागल कुत्तों की भयंकर हंसी सुनाई पड़ती है गली गली में। टीवी के पर्दे पर नायिका कह रही है। टीवी के पर्दे पर नायिका कह रही है तुम बनो और आधुनिक। तुम बनो और आधुनिक। अगली छोटी सी कविता है सच और झूठ। सच झूठ। तुम सच मैं सच। तुम सच मैं सच। चाहना सच पाना भी सच। तुम सच मैं सच चाहना सच पाना भी सच। दिन सच रात भी सच। दिन सच रात भी सच। विज्ञान सच रोबोट भी सच। यंत्र सच यांत्रिकता सच। फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर एसएमएस एमएमएस सब सच। और इतनी सारी सच्चाइयों के बीच इतने सारी सच्चाइयों के बीच केवल 3 चीजें झूठी पड़ गई। संबंध आवेग और प्रेम। केवल 3 चीजें झूठी पड़ गई। संबंध आवेग और प्रेम। और एक कविता है ये मेरे एक अनुभव से जुड़ी कविता है शोक सभा। शीर्षक है शोक सभा। पिछले महीने एक शोक सभा में गई थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक विख्यात फिल्म निदेशक की। वहां सुना मैंने दिवंगत फिल्म निर्माता की मानवीय संवेदना के बारे में। समझौते से दूर संवाद चयन में सिद्धस्त। उससे भी पहले गई थी एक अन्य शोक सभा में विख्यात खिलाड़ी की। वहां सुना मैंने कई कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के वे थे विजेता। विदेशों से जीत लाए थे ट्रॉफी। उससे भी आगे की बात है गई थी एक और स्मरण सभा में नामी गिरामी एक कवि की। वहां सुना मैंने वाणी के देवता थे वे। वाणी के देवता थे वे।
असाधारण शब्दों में की थी व्यक्त जिन्होंने जनसाधारण की प्रेम गाथा, कल्पना और अनुभव में थी जिनकी अकल्पनीय व्यथा। कुछ ही दिनों पूर्व अचानक चले गए हम सबको छोड़ हमारे छोटे से दफ्तर के वरिष्ठ क्लर्क गौतम दा। हमारे छोटे से दफ्तर के वरिष्ठ क्लर्क गौतम दा, सदा हंसमुख गौतम दा। काम ही जिनका व्रत था, मेज पर जिनकी कोई फाइल पड़ी ना रहती, बिना काम पूरा हुए वापस कोई ना जाता। लाल फीते के फंदे के बावजूद गौतम दा चाहते काम हो जाए जल्दी। रोज ही आते कई कई लोग गौतम दा को ढूंढते। आजकल बोलना पड़ता, चले गए हैं असमय किसी दूसरी दुनिया में। ग्राहक अफसोस जताकर चले जाते, ग्राहक अफसोस जताकर चले जाते किसी दूसरी मेज पर। कहते बड़े भले मानस थे, उनके रहते कभी लौटना नहीं पड़ता था खाली हाथ। उनकी शोक सभा होगी, अब तक मिली नहीं है ऐसी कोई खबर। उनकी शोक सभा होगी, ऐसी अब तक मिली नहीं है कोई खबर। अब एक और छोटी कविता, तलाश है। तलाश है, मुझे तलाश है, मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसकी दीवारों पर, यहाँ हिंसा नहीं, यहाँ विद्वेष नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके द्वार पर, हम सब रहते हैं यहाँ साथ साथ। मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके छत पर, मनुष्य से हमें प्रेम है, इसलिए ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। मुझे तलाश है उस घर की, लिखा हो जिसके आंगन में, स्वर्ग अगर है कहीं वो यही है, स्वर्ग अगर है कहीं वो यही है। मुझे तलाश है आज भी कहीं किसी मोड़ पर मिल जाए वो घर। मुझे तलाश है आज भी कहीं किसी मोड़ पर मिल जाए वो घर। और शायद हम सभी को तलाश रहती है एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे जगत की, एक ऐसे घर की जहाँ प्रेम हो, समन्वय हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो, आदर का भाव हो। और ये दायित्व निस्संदेह कवियों का होता है, रचनाकार का होता है, साहित्यकार का होता है कि इस तरह के आयोजन में वो जुड़े, वो कविता के माध्यम से उन समस्त जो अवगुण है उनको दूर करे। आज हम एक बहुत दुस्समय से गुजर रहे हैं। चारों ओर कोरोना का आतंक फैला हुआ है, लेकिन ये आतंक आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ख़ासकर सारे रचनाकार, साहित्यकार वो इस सत्य से परिचित है कि ये आतंक, ये कोरोना का कहर, ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। हम खासकर भारतवासी, हम किसी भी विपदा से डटकर लड़ना जानते हैं और हमारा साहित्य इसमें हमारा शस्त्र होता है। इसीलिए इस शस्त्र के माध्यम से आइए हम एक दूसरे को आशान्वित करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द को बढ़ाए हैं और एक ऐसे परिवेश की सृष्टि करें जहां सिर्फ एक सकारात्मक सोच हो। मैं शैलजा जी के एक बार पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया कि मैं आप सब से जुड़ पाई। और फिर से उस बात की याद मुझे आ रही है कि जब शैलजा जी, जो इतनी प्यारी व्यक्तित्व की अधिकारिणी है, इतनी विदुषी महिला है, स्वयं
एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। फिर से कहूँगी कि पूरे भारतवर्ष को उन्होंने इस काव्यांजलि देकर, तारांजलि नहीं काव्यांजलि देकर इस पूरे प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने उन्होंने महिमान्वित किया है। और मैं उनकी वो बात फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कहा था कि आप बांग्ला भाषी हैं, तो आपके टोन में ज़रा से जो है एक बांग्ला का जो एक एक होता है, उसका जो स्वर होता है, उसकी जो एक मधुर एक एक सुर उसमें जो है छिपा होता है, वो थोड़ा थोड़ा बहुत आप उसमें ज़रूर लाने की कोशिश कीजिएगा। अब वो जो है कोशिश करने से आयास तो नहीं आएगा। अगर अनायास आया होगा, अगर आपको कहीं लगा होगा कि मैं बांग्ला भाषी हूँ, तो ठीक है, मुझे खुशी होगी कि मैं शैलजा जी के उस अनुरोध को शायद मैं रख पाई हूँ। और मैं उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने कविता को ये प्लेटफॉर्म दी है, वो जो हमारे साहित्य के अन्य विधाएं हैं जैसे कहानी, उसको भी दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे कहानीकार हम लोग इससे जुड़ पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि मेरे कई मित्र, मेरे कई शुभचिंतक जो है वो मुझसे जुड़े हैं। आप सबका मैं शुभ्रा जी को देख रही हूँ, और भी कई कई लोग हैं यहाँ, सत्येंद्र जी है, और जिनका नाम मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक जो है, आज रविवार का दिन है और घर में इस समय परिवार के साथ समय बिताना सबसे ज़्यादा सुखद होता है, लेकिन आपने मुझे समय दिया, मेरी कविता को सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और राकेश पांडे जी है, मैं देख रही हूँ, वेद प्रकाश जी है, मैं देख रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। अनिल मिश्रा जी, बहुत ही धन्यवाद, और आपके कारण मैं जुड़ सकी। आपको विशेष रूप से जो है आपके प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ। और रीता जी और शैलजा जी, मैं तो क्या कहूँ आपको, आप और सभी को जोड़िए। और ये जो आप काम कर रही है, इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, मैं वो बताऊं कि साहित्य जो है, आपने कहा था कि जोड़ने का काम करती है, तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष की जो अखंडता है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस तरह से हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जोड़ें। और इसमें आप एक, फिर से मैं बोलूँगी, एक सेतु बंधन का काम आपके माध्यम से हो रहा है। बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। और इसी तरह से हम कई कई भाषाओं के प्रति, सारे भारतीय भाषाओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे, उन कवि और कवित्र के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकेंगे। आप सबको हृदय से धन्यवाद, हृदय तल से आभार और ढेरों शुभकामनाएं। और ये कोरोना का काल बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और सामने ही दुर्गा पूजा है हमारे बंगाल में। और इस वर्ष ना सही अगले वर्ष आप सभी को मैं आमंत्रण देती हूँ कि आप सब बंगाल में आइए और दुर्गा पूजा में शामिल होइए। मेरी ओर से यह निमंत्रण आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम। आशा है होएगा सर।